के साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ उन खबरों की पेचीदगी भी सुलझाएंगे। तो कौन सी वो मुख्य खबरें आज होने वाली है जिस पर हमारी नजर है, उसके मायने आपको समझाएंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं। तो पहली खबर है मुफ्त वाली सियासत के मायने आपको समझाएंगे, क्योंकि बड़ा ऐलान किया गया है। शराबबंदी में शराब कैसे, मंत्री जी ये भी आपको समझाएंगे। सड़क पर संग्राम, मस्जिद पर महाभारत, इसके मायने आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा जो निकाली जाने वाली है उसके मायने आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे शुरुआत में तेजस्वी यादव की आभार यात्रा की। तो आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव से ने सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का कार्ड खेल दिया है। तेजस्वी यादव के फ्री बिजली वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग। तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का समय बाकी है, नेताओं ने जनता को मुफ्त की रेवड़ी से रिझाना शुरू कर दिया है। तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आभार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने दिल्ली की तरह बिहार में मुफ्त बिजली को सियासी हथियार बनाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तेजस्वी यादव की मुफ्त बिजली देने वाले बयान ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको राजगद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। और कुर्सी के लिए जो लोग व्याकुल है उनको बिहार की जनता भली भांति जानती। तेजस्वी यादव की मुफ्त बिजली वाले बयान पर चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया। एलजेपी-आरवी के प्रवक्ता राजेश सिंह ने पूछा कि तेजस्वी यादव बताएं कि जब उनके पिताजी और माताजी की सरकार थी तब बिहार के लोगों को कितनी बिजली मिलती थी। आदरणीय तेजस्वी जी बताएं इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माताजी राबड़ी देवी जी के शासनकाल में कितना बिजली फ्री दिए थे। बिजली फ्री देने तो दूर की बात है, गांव का गांव बिजली के लिए तरसता था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि तेजस्वी यादव आज भले ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने का लॉलीपॉप थमा रहे हों, केंद्र की मोदी सरकार ने पहले सूर्य घर बिजली योजना के जरिए पहले ही मुफ्त बिजली की व्यवस्था करा दी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत न सिर्फ आप 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त पाएंगे, बल्कि ज्यादा बिजली होने पे आप इसे बाजार में बेचेंगे भी। मुफ्त 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 वाली राजनीति आजकल देश की राजनीतिक पार्टियों को खूब भा रही है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का लॉलीपॉप देकर दिल्ली और पंजाब में सरकार बना ली। कई ऐसी ही लोक लुभावन वादे कर कांग्रेस भी कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में सत्ता में आ गई। लेकिन इन लोक लुभावन योजनाओं का असर अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा पड़ता है, इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश की सरकार है। फिलहाल तेजस्वी ने मुफ्त बिजली का पांसा फेंक दिया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर दिया है। अब इस मुफ्त वाली सियासत में हिमाचल जैसे राज्य की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई है। बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए फिलहाल बिहार सरकार बिजली पर कितना सब्सिडी देती है और कितने में बिजली खरीदती है। इस साल बिहार सरकार बिजली पर 15,343 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। मतलब बिहार के लोगों को सस्ती बिजली देने के लिए बिहार सरकार के खजाने पर 15,343 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब आप ये समझिए कि नीतीश सरकार की ओर से किस श्रेणी के उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते और कितने समय कितनी सब्सिडी मिलती है। कुटीर ज्योति की अगर हम बात करें, कुटीर ज्योति उपभोक्ता 73% सब्सिडी यानी गरीबी रेखा से नीचे
मतलब बीपीएल परिवारों को बिजली पर 73% की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को 67% सब्सिडी दी जाती है, जबकि शहरी घरेलू उपभोक्ता को बिजली के उपयोग पर 45% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर गांव में जो लोग व्यवसाय करते हैं, वैसे ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ता को 57% सब्सिडी दी जाती है। शहरी व्यावसायिक उपभोक्ता को 27% सब्सिडी मिलती है और सरकार सबसे ज्यादा कृषि उपभोक्ता को 92% की सब्सिडी देती है और सबसे कम औद्योगिक उपभोक्ता को 21% की सब्सिडी मिलती है। अब जरा बिजली का रेट भी आप जान लीजिए। कुटीर ज्योति उद्योग के अगर बिजली बिल की बात करें तो ₹1.97 पर यूनिट है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बात की जाए तो इन्हें ₹2.45 प्रति यूनिट देना होता है। शहरी घरेलू उपभोक्ता को ₹4.12 प्रति यूनिट देने होते हैं। अब समझिए कि एक यूनिट पर सरकार कितना सब्सिडी देती है। शहरी घरेलू उपभोक्ता की अगर हम बात करें, अगर कोई 100 यूनिट तक खर्च करता है तो उसे प्रति यूनिट ₹4.12 देने पड़ते हैं, जबकि रेट है ₹7.42 प्रति यूनिट। यानी कि सरकार करीब एक यूनिट पर ₹3.03 सब्सिडी देती है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ता अगर 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करता है तो उसे ₹5.52 प्रति यूनिट खर्च करना पड़ता है, जबकि इसका रेट है ₹8.95। मतलब कि एक यूनिट पर सरकार ₹3.43 सब्सिडी देती है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बात कर लीजिए। 50 यूनिट तक ₹2.45 प्रति यूनिट के दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है, जबकि रेट इससे ज्यादा है, ₹7.42 ये रेट है। यानी कि 50 यूनिट खर्च करने वाले ग्रामीण उपभोक्ता को सरकार एक यूनिट की बिजली पर करीब ₹5 सब्सिडी देती है। लेकिन यही ग्रामीण उपभोक्ता अगर 50 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उनको ₹2.85 पर यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, जबकि असल रेट है ₹7.96। मतलब यहां भी सरकार ₹5.11 पर एक यूनिट पर सब्सिडी दे रही है। अब अगर बीपीएल श्रेणी के जो कुटीर ज्योति उपभोक्ता हैं, उनके लिए ₹1.97 के दर से उन्हें बिजली मिलती है, जिस पर सरकार 73% की सब्सिडी देती है और सरकार सबसे ज्यादा खेती और किसानी के लिए उपयोग होने वाली बिजली पर सब्सिडी देती है, जो कि 92% है। कृषि उपभोक्ता को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, क्योंकि सरकार ने इस पर 92% की सब्सिडी दे रखी है। और अब आप मुफ्त वाली सियासत का नफा नुकसान समझिए, क्योंकि मुफ्त की राजनीति चल रही है। तो ऐसे में हिमाचल और पंजाब में भी कुछ ऐसे ही वादे किए गए थे, जिसका खामियाजा इन दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि सरकार 1 तारीख को कर्मचारी को सैलरी तक नहीं दे पाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दब गया है। अब आप समझिए कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज आखिर क्यों बढ़ गया। 2022 के चुनाव में सत्ता में कांग्रेस ने वापसी की थी। चुनाव पूर्व जनता से कई वादे किए गए थे, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इस पर प्रदेश की सरकार बेतहाशा खर्च कर रही है, क्योंकि जो वादे किए गए हैं मुफ्त वाले, उसको अगर भरपाई करनी है तो सरकार को अपने खजाने से पैसे देने होंगे। सरकार के बजट का 40% तो केवल सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। करीब 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में सरकार अपना खर्च कर देती है। अब बिहार में भी वैसी ही सियासत परवान चढ़ने लगी है। मुफ्त की योजनाओं को लागू करने से सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और हो सकता है कि एक बार फिर 2005 से पहले वाली स्थिति बिहार में पैदा हो जाए, जब सरकारी कर्मचारियों को कई महीनों पर वेतन मिला करता था, हर महीने वेतन नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में मुफ्त की राजनीति को लेकर बिहार में सियासत फिलहाल गर्माती जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और उनका बयान देश की सियासी गलियारों में बवाल मचा रहा है। कट्टरपंथी इल्हान उमर के साथ तस्वीर और आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी पर एनडीए हमलावर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के बयान को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। I don't view it as a free
election at all. I view it as a rather controlled election. नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी का बयान राजनीतिक माहौल गर्म किए हुए है। राहुल गांधी के बयानों में पीएम मोदी से लेकर आरएसएस और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम से लेकर आरक्षण का मुद्दा शामिल है, जिसमें राहुल हर मोर्चे पर केवल सवाल ही सवाल करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के साथ कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर की तस्वीर दिखी, तो दूसरी तरफ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस सवाल के जवाब में फंसते नजर आए। सुनिए राहुल ने क्या कहा। We're going to address that problem. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it. Reservation being one of them. Right. We also said that we're going to. Somebody said somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. कट्टरपंथी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर जैसे ही सामने आई, देश का सियासी माहौल गर्म हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अमित शाह ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी भी बताया। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कह रहे थे और आज आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। 3 महीना पहले इन्होंने प्रयोग किया और 3 महीना के बाद ये फिर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, और देश में नहीं हुआ तो विदेश में जाकर के बोले। उनको लगा कि विदेश से हमारी बात यहाँ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, इनको तो जानकारी होगा कि कहीं भी बोलेंगे तो लोग जानेंगे ही। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने पर एक सांसद की सदस्यता रद्द हुई थी, उसी तरह पीएम के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए, तो इनकी सदस्यता भी उसी तरह रद्द होनी चाहिए जैसे इंदिरा जी के जमाने में हुआ थी। राहुल का विदेश दौरा पहले भी भारत के राजनीतिक गलियारे में बवाल मचाता रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और कट्टरपंथी से मुलाकात वाली तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे ये पहला दौरा नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हों और बवाल मचा हो। राहुल गांधी की कई सारी यात्राएं हैं। कौन कौन सी यात्रा विवाद में रही है, एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले मई 2022 की बात करते हैं। ब्रिटेन का दौरा था। वहां सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना राहुल गांधी ने पाकिस्तान से कर दी थी। दिसंबर 2020 में इटली दौरा था। कांग्रेस के स्थापना दिवस में शामिल नहीं हुए और इटली चले गए। दिसंबर 2019 में दक्षिण कोरिया सीए के विरोध के दौरान राहुल गांधी दक्षिण कोरिया गए थे और इस यात्रा को लेकर कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। अक्टूबर 2019 में कंबोडिया गए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से केवल 15 दिन पहले कंबोडिया गए थे। बीजेपी ने तब कहा कि वो पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हुए हैं। और अब देखिए राहुल गांधी की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। फिलहाल जो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, जिन बयानों को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो कौन कौन से बयान है सबसे पहले आप जानिए। वो कहते हैं कि वक्त आने पर आरक्षण खत्म करेंगे, अभी सही समय नहीं है। 56 इंच का सीना जैसी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। सालों तक देश में डर फैलाया गया था, ये आरोप वो लगा रहे हैं। और साथ ही साथ वो आगे कहते हैं कि सही चुनाव होता तो बीजेपी को कम सीटें मिलती, यानी वो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान, धार्मिक परंपराओं पर हमले हो रहे हैं, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया है। आरएसएस की सोच गलत कि भारत एक विचार है, भारत विचारों की विविधता वाला एक देश है। और साथ ही साथ वो आगे कहते हैं मुझे पीएम मोदी से नफरत नहीं, हमारे खाते सील किए गए और हम तब भी नहीं डरे, सब मेड इन चाइना है, रोजगार खत्म है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि अग्निवीर सैनिक यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। तो ये बड़ी बातें उनकी इस दौरे की रही हैं और इन्हीं बातों को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की।
बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने स्वीकार किया है कि शराब माफिया की छोटी छोटी लालच में फंसकर SC/ST समाज के लोग शराब की होम डिलीवरी करते हैं और पकड़े जाने के बाद जेल जाना पड़ता है। मंत्री रत्नेश सदा के बयान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। कहने को बिहार में शराब पीना पिलाना और बेचना गुनाह है, लेकिन शराबबंदी वाले विभाग के मंत्री यानी मद्य निषेध मंत्री खुद ही मानते हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को। रत्नेश सदा का कहना है कि शराब माफिया छोटी छोटी लालच देकर SC/ST वर्ग के गरीबों को फंसा लेते हैं और शराब की होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका शिकार होकर SC/ST वर्ग के गरीब लोग पकड़े जाने के बाद जेल चले जाते हैं। शराब माफिया देते हैं उसको, इतना अगर पोच बेच देगा, इतना शीशी बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने शराब की होम डिलीवरी की बात क्या मानी, बिहार में सियासत गर्मा गई। रत्नेश सदा के बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा। अब इस बात को जब बिहार सरकार के मद्य निषेध माननीय मंत्री उत्पाद विभाग के उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, तो सरकार की पूरी पोल खोल गई, सरकार तो एक्सपोज हो गई। वहीं सत्ताधारी दलों के नेताओं का कहना है कि बिहार में शराबबंदी 100% सफल है। 8 वर्ष होने को है जिस जंगल राज में गांव-गांव तक मदिरालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। भाजपा शुरू से इसकी पक्षधर रही है। शराबबंदी पर रह रहकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का सबसे ज्यादा शिकार दलित समाज के सीधे साधे लोग हुए हैं। अब रत्नेश सदा के बयान के बाद एक बार फिर शराबबंदी चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप शराबबंदी में शराब पर मंत्री के बयान को समझिए। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से हर जतन किए गए हैं कि इसको सही तरीके से लागू किया जाए। बावजूद इसके मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है, मतलब घर घर तक शराब पहुंचाया जाता है। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि शराब माफिया SC/ST वर्ग को बरगलाते हैं, उन्हें लालच देते हैं। दलित वर्ग के लोगों से शराब की होम डिलीवरी करवाई जाती है, कुछ पैसे दे देते हैं और वो होम डिलीवरी करने में लग जाते हैं और पकड़े जाने के बाद ये सभी समाज के लोग जो हैं वो जेल चले जाते हैं। ऐसी ही बात केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी लगातार कहते आ रहे हैं। सवाल है कि शराबबंदी में शराब मिल कैसे रही है, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी लागू किया गया है और उसे सख्ती से लागू करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं, तो सवाल यही बनता है कि आखिर शराबबंदी कैसे, शराबबंदी वाले बिहार में शराब आती कहां है, क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।